नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सरोकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरोकार में हम बात करते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों की, यानी कि समाज से जुड़े हुए मुद्दों की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यकों के हितों की। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जो नीति बनी उसके अंतर्गत हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश कहलाया और संविधान की मूल धारा में भी इसी का वर्णन किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम बनाया गया और जिसके तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया और साथ ही विभिन्न राज्यों में भी अल्पसंख्यक आयोगों का गठन किया गया। हमारे राज्य उत्तराखंड में भी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर आर.के. जैन। आज हमारे बीच विशेष रूप से डॉक्टर आर.के. जैन उपस्थित हैं। अल्पसंख्यक और उनके मामलों से जुड़े हुए जो भी शिकायतें उनके पास में आती हैं उन पर चर्चा करने के लिए और अल्पसंख्यक आयोग किस तरह से कार्य करता है इस बात को बताने के लिए। तो आइए मैं आपका परिचय कराता हूं अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन से। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैन साहब, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों की ओर से आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक आयोग की तो बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता है कि अल्पसंख्यक आयोग है क्या। तो कृपया इसके बारे में विस्तार से हमें बताइए। अल्पसंख्यक समुदाय में 6 धार्मिक लोगों के धर्म आते हैं हमारे यहाँ, जिसमें इस्लामिक, सिख, क्रिश्चियंस, जैन्स, बौद्ध एंड पारसीज। पारसीज तो हमारे उत्तराखंड में मेरे ख्याल जो हमारे पास जो है वो एक ही परिवार है, बट बाकी 15-16 लाख के करीब जो है वो बाकी 5 समुदाय से लोग हैं इसमें। इन सब के विकास के लिए, इन सब के रक्षा के लिए एक उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था 2002 में उत्तराखंड सरकार द्वारा, जिसमें कि एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और बाकी 9 सदस्य होते हैं। ये हमारा जो काम है हमारा बेसिकली वो ये है कि हम जो अल्पसंख्यकों के विकास, जो अल्पसंख्यक उत्तराखंड में रह रहे हैं इन 5 धर्मों से रिलेटेड, तो उनके विकास का हम मूल्यांकन, उनकी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, और यदि नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, उसको फिर हम राज्य सरकार से हमारा सिफारिश करना। दूसरा काम जो है हमारा मेन ये होता है कि हम जो हमारे पास शिकायतें आती हैं अल्पसंख्यकों से कोई भेदभाव, चाहे वो अधिकारियों द्वारा, चाहे सरकार द्वारा, चाहे बहुसंख्यक समाज द्वारा यदि कोई होता है तो उन शिकायतों को हम सुनते हैं और उनको निवारण करते हैं, और यदि ज़रूरत होती है तो हम जहाँ उनको अधिकारियों तक पहुँचाते हैं और वहाँ से उनकी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। तीसरा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम सुनते भी हैं और जो है उनकी शिकायतों का शिक्षा विभाग से समाधान करते। तो मेन जो हमारा कार्य यही है कि शिकायतों को सुनना, उनका समाधान करना। हमें सरकार को उनके विकास के लिए या क्या क्या उपाय और करने चाहिए वो हम वहाँ पर उनकी सिफारिश करते हैं और उनको सरकार संज्ञान लेती है उसका। तो मुख्य रूप से आपने ये बताया कि ये जो 5 समुदाय के लोग हैं जो कि माइनॉरिटी में हैं, 6 समुदाय के लोग जो कि जनसंख्या में जो कम हैं, इनको हमने अल्पसंख्यक माना है और उनके हितों की रक्षा करने के लिए और उन्हें किस प्रकार से राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, इन प्रयासों को लेकर एक आयोग का गठन किया गया है, जिसे आप अल्पसंख्यक आयोग बता रहे हैं। इसके तमाम और इकाइयां भी हैं जो कल्याणकारी योजनाओं को चलाती हैं, लेकिन आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो शिकायतों को सुनना है, और उनका निवारण करना और उनके विकास के लिए क्या कार्य किए जाने चाहिए वो हम सरकार को उसकी सिफारिश करना है, उसको करना ही है। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की शिकायतें विशेषकर आपके पास में आती हैं। जो हमारे पास जो शिकायतें आती हैं जनरली पुलिस विभाग से संबंधित या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित या शिक्षा विभाग से, जो मैंने देखा है 90% शिकायतें वो इन्हीं 3 विभागों से संबंधित होती हैं, जो कि लेकर आते हैं। जैसे किसी को किसी बहुसंख्यक की किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति से कुछ झगड़ा हुआ है, वो पुलिस में गया, वहाँ पर जो है उसकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही है या पुलिस उसका संज्ञान नहीं ले रही है, तो वो हमारे पास आएगा, तब हम पुलिस को निर्देशित करेंगे। या जो शिक्षा विभाग में कुछ पदोन्नति के हैं या कुछ अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है या कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कि औरों का तो हो रहा है, किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति का नहीं हो रहा है, तो वो हमारे पास आके शिकायत करेगा कि हम मेरे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है।
यदि सबके साथ किया जा रहा है तो वो हमारे पास नहीं, तब हम उसका संज्ञान नहीं लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन यदि पर्टिकुलरली अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई है, तब उसका संज्ञान लेते हैं और तब हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों से उसका निवारण करवाते हैं। इसी तरह से यदि कोई प्रशासन में कोई किसी की बात नहीं सुनी जा रही है और सुनी इसलिए नहीं जा रही है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय, तो उसको हम सुनेंगे और उसका हम फिर वहाँ पर निवारण करवाते हैं। जनरली मैंने देखा कि जिन 3 विभागों से जो हमारे पास आती हैं, ऑलमोस्ट 75% शिकायतें तो हम शुरू में ही उसका निवारण कर देते हैं। वहाँ पर ही अधिकारियों को वहाँ बुलाया जाता है, हमें सम्मन करने की पावर है, क्योंकि आयोग जो है एक सिविल कोर्ट की तरह कार्य करता है, इसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर है। तो हम उनको अधिकारियों को बुलाते हैं, चाहे वो पुलिस से हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से हों, चाहे शिक्षा विभाग से हों, या और कोई बहुसंख्यक समाज ने किसी के साथ कोई उत्पीड़न किया है, वहाँ तो उनको हम बुलाते हैं और वहाँ पर हम उनकी शिकायत को अपने सामने ही उसका निवारण भी करवाते हैं। और यदि नहीं है तो फिर हम उनसे लिखित मांगते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है उसका, तो उसको हम वहाँ निस्तारित करने की कोशिश करते हैं। तो मुख्य रूप से मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ किसी तरह से कोई प्रताड़ना का व्यवहार किया जाता है या फिर उन्हें किसी हित से वंचित रखा जाता है, तो वो अपनी शिकायत लेकर आयोग के पास आए और आयोग उसका संज्ञान लेगा। वो किसी समय भी आ सकते हैं आयोग के पास। आयोग का यहाँ पर ऑफिस जो है, ये हमारे यहाँ डालनवाला में अधोई वाला एक विलेज है, वहाँ पर आयोग का ऑफिस है। वहाँ पर आप रोज खुलता है, वो किसी समय भी आ सकते हैं। तो शिकायतों का निवारण किस तरह से होता है कि जैसे लोग आए आपके पास में, आपने शिकायत का निवारण कर दिया, या फिर इस तरह से होता है कि स्पेशल कोर्ट्स लगाई जाएं और इस तरह से? नहीं, उसमें शिकायत ये नहीं कि कोई आएगा, वो पहले हमें लिखित में शिकायत देगा विद एन एफिडेविट कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति हूँ। बिल्कुल। तब हम जिसने अन्याय किया है उसको हम समन करते हैं। हमारे पास समन करने की पावर है, सिविल कोर्ट की पावर। तब उस अधिकारी को या कोई भी समाज का भी सदस्य है, बहुसंख्यक समाज, उसको भी हम समन करते हैं। वो आते हैं, हम उनको सवाल जवाब करते हैं और यदि उनकी शिकायत उसकी सही पाई जाती है तो हम डायरेक्शन देते हैं कि इनकी शिकायतों का तुरंत निवारण करा जाए। तो एक तरह से ये जुडिशियल बॉडी है जिसे सिविल कोर्ट के अधिकार हासिल हैं और उसके तहत आप शिकायतों का निवारण करते हैं। अब बात आती है कि जो अल्पसंख्यक हमारे हैं, इस वर्ग के लोगों के लिए क्या सरकार कल्याणकारी योजनाएं भी चलाती हैं? तो वो किस तरह की योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं? सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो योजनाएं तो बहुत हैं और इसका मैंने जो है इस बार जब मैंने अध्यक्ष पद संभाला था, तो क्योंकि लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं होती, तो मैंने एक जानकारी अभियान भी शुरू किया हुआ है, जो मैं 8-10 डिस्ट्रिक्ट में अपने जा भी चुका हूँ। हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय भी जा चुके हैं। तो वहाँ हम लोगों को बुलाते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, और उनको हम बताते हैं कि भाई ये जो है आपके लिए योजना है, इनका आप लाभ उठाएं। जो जैसे हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक उत्तराखंड अल्पसंख्यक विकास निगम और वक्फ विकास निगम द्वारा जो योजना, इनमें एक तो स्वरोजगार योजना, कोई अपना रोजगार योजना करना चाहता है पर उसके पास धन नहीं है, उसके पास पैसे की कमी है, तो वो उत्तराखंड सरकार जो है उसे 20,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का ऋण एक पर्टिकुलर, यानी कि कोई भी अल्पसंख्यकों से दिया जाएगा। इसमें एक लिमिट है, कुछ शर्तें हैं कि भाई एज ये होनी चाहिए, इतनी इनकम होनी चाहिए, उस इनकम से कम व्यक्ति को ये ऋण दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक मुख्यमंत्री हुनर योजना है। इस हुनर में जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं, महिलाएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिलाई कढ़ाई का काम, जिससे कि उनका अपना रोजगार चल सके, पेंटिंग का काम है या छोटी हथकरघा वाली चीज़ें हैं, ये बनाने का काम है, इसके लिए उनको हुनर योजना के अंतर्गत जो स्वयंसेवी संगठन है हम उनको बोलते हैं और वो उनको सिखाते हैं। वहाँ उनके शिक्षक हैं, उनको पैसा सरकार देती है सिखाने का और उनको फ्री में शिक्षा दिलवाई जाती है, जिससे कि वो एक हुनर सीख सकें और उस हुनर से वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये हुनर योजना ये है। फिर एजुकेशन के लिए विभिन्न व्यवसाय में मार्जिन मनी के रूप में भी सरकार पैसा देती है इसमें। फिर एक मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाइनेंस फाउंडेशन योजना है, जिसमें कि टेक्निकल और क्योंकि 5 लाख रुपए तक की कम ऋण पर कम ब्याज पर उसमें मुहैया किया। ये राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, जिसमें कि मैंने बताया हुनर योजना हो गई, स्वरोजगार योजना हो गई,
और अंश पूंजी हो गई, मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाइनेंस। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कुछ ये सब सारे के सारे इसमें युवा ही हैं जनरली, जिनकी इसमें एज लिमिट है कि 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक के लिए जो है ये सारी योजनाएं उनके लिए हैं ये। और उसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? हाँ, क्राइटेरिया, एक तो ये एज का क्राइटेरिया हो गया। एक दूसरा जनरली इन जनरल है कि जो गरीबी रेखा से जिनकी आय परिवार की दुगनी आय है उस तक को ये दी जाती है, और यदि किसी की आय ज़्यादा हो तो उनके लिए योजना ये नहीं है जी। तो उनको ही इसका लाभ मिलना चाहिए और लाभ उन्हीं को मिलता है ये। हाँ, यदि कोई कहीं पर उनको किसी का लाभ नहीं मिल रहा है तब वो आयोग के पास आते हैं। अच्छा। और आयोग के पास हम देखते हैं कि इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है लाभ, तो हम उनकी शिकायतों का निर्वहन करते हैं और उनको हम लाभ दिलवाने की आयोग अपनी तरफ से कोशिश करता है। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास जो वहाँ की योजनाएं, जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, उनमें जो है टर्म लोन योजना है। जैसे हम किसी भी व्यवसाय के लिए टर्म लोन देते हैं, जो कि टर्म लोन जो है अप टू 20 लाख रुपए तक का हम किसी व्यवसाय के लिए टर्म लोन दिया जाता है, जो कि कम राशि पर कम ब्याज पर मुहैया कराया जाता है। और उसमें 90% जो है योगदान जो है वो लोन मिलता है। उसमें लोन का हम बैंक से अरेंज करवाते हैं। 5% जो है अपना जो लाभार्थी है वो देता है, और 5% जो है इसमें ग्रांट होती है जो वापस नहीं आती। इसी तरह शिक्षा के लिए हम ऋण देते हैं कि 3% वार्षिक ब्याज दर पर प्रति वर्ष 3 लाख रुपए तक की अलग अलग कोर्स तक के लिए ऋण उपलब्ध करा दिया जाता है जी। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के आर्थिक विकास तो रियायती ब्याज दरों पर और भी कि यानी लघु ऋण योजना है, वो के व्यावसायिक परीक्षण के लिए भी योजना है जो अलग अलग व्यवसाय के लिए हम लोग देते हैं। फिर टेक्निकल एजुकेशन, यदि किसी ने मान लीजिए मेडिकल की पढ़ाई करनी है, किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए 50,000 रुपये साल से लेकर अप टू 10 लाख रुपए तक की पूरे कोर्स की 15 लाख रुपए तक के जो है वो हम उसकी धनराशि की व्यवस्था करते हैं, जिसमें से कुछ पार्ट तो है ऋण के रूप में होता है, कुछ पार्ट ग्रांट के रूप में होता है, कुछ पार्ट लाभार्थी जो है वो अपने आप करता है। लेकिन लाभार्थी का जो 5% देता है, तो यदि किसी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है तो 5% उसे 50,000 रुपये देने हैं, लेकिन बाकी जो 9.5 लाख रुपए हैं उसकी हम व्यवस्था जो है सरकार द्वारा की जाती है, और ये केंद्र पोषित योजनाएं हैं। तो इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं जो क्या नाम अल्पसंख्यकों के विकास के लिए। एक मुख्यमंत्री हुनर योजना भी मैं देखा। हाँ, मुख्यमंत्री हुनर योजना में जैसे मैंने आपको बताया था कि हुनर योजना में ये छोटे छोटे जो हुनर व्यवसाय हैं जो वो उसके लिए कढ़ाई बुनाई ये सब के लिए जो है हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। और मैंने देखा है यहाँ पर कई बार की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो अपना काम भी करते हैं। हमने एक महिला को ट्रेनिंग दी, वो 10 को और सिखाती है, तो उनका अपना जो परिवार का खर्चा है वो उससे निकलता है और उनका विकास होता है उसमें जी। डॉक्टर साहब, शिक्षा की बात हम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज में ये हमने ज़रूर देखा है कि जन जागरण के अभाव में कह लीजिए इसे, या किसी और वजह से शिक्षा के क्षेत्र में लोग पिछड़े हुए हैं, और इसकी वजह से और भी दूसरी तरह की चीज़ें, जैसे क्या कह सकते हैं उसे, कि लोगों के अंदर निरक्षर होने के कारण अंधविश्वास बढ़ जाते हैं, बाकी चीज़ें हो जाती हैं, तो जिससे वो जो प्राइमरी एजुकेशन है उससे बच्चे वंचित रह जाते हैं, और उसके फलस्वरूप राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने से लोग वंचित रह जाते हैं। जैसे हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो वो मदरसा की शिक्षा के ऊपर ज़्यादा निर्भर होते हैं। तो क्या मदरसा में दी जाने वाली शिक्षा और उसके समानांतर दूसरे इकाइयों में दी जाने वाली शिक्षा, ये क्या बराबर है, आधुनिक शिक्षा के बराबर है? और अगर नहीं तो क्या आप लोग ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों को इनका जन जागरण किया जाए और उसके माध्यम से इन्हें बताया जाए कि किस तरह से आप आधुनिक शिक्षा से जुड़ सकते हैं? हाँ, बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न किया, और इसमें पिछले दशक में काफ़ी कार्य हुआ है। पहले तो जो था कि वो इनकी एक पर्टिकुलरली अपने रिलीजन से संबंधित पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर जो है मैथ्स की भी, साइंस की भी, ये सब इंग्लिश की भी, ये सब शिक्षा भी मदरसों में दी जा रही है, और उसके लिए केंद्र जो है उसको ग्रांट देता है। जैसे एक प्राइमरी स्कूल के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, इंटरमीडिएट के लिए 6,000 रुपये पर मंथ के शिक्षक की जो
सैलरी है जी। वो जो है केंद्र देता है उसके लिए। तो वहाँ शिक्षक नियुक्त हैं केंद्र द्वारा, और वो पढ़ाई अब हो रही है। लेकिन अब काफ़ी मदरसों में मैंने देखा है कि साइंस की भी पढ़ाई हो रही है, मैथ्स की पढ़ाई हो रही है। तो धीरे धीरे ये परिस्थिति चेंज हो रही है, और लोगों में उनमें जहाँ जो पढ़ने आते हैं उनमें भी एक विश्वास भी हो रहा है कि हाँ ये पढ़ाई हमारे लिए ठीक है, जिससे कि आगे उनका वो प्रगति भी करते हैं और उनको नौकरी वगैरह में भी सहायता मिलती है। तो ये काफ़ी इसमें चेंजेस आ रही हैं, और मुझे लगता है कि अगले 2-4 साल में इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा मुस्लिम्स में, या और जो हमारे अल्पसंख्यक समाज है सब में शिक्षा जो है वो एक आधुनिक शिक्षा वो लेंगे, जिससे कि वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे, व्यवसाय में भी, नौकरी में भी उनको ये सब चीज़ें काम आएंगी उनको। तो शिक्षा के अभाव में ही अधिकतर ऐसा देखा गया है कि लोग जो हैं वो विमुख हो जाते हैं, किसी दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सालों बाद ये सब चीज़ यादों में रह जाएगी। अब ये बहुत चेंज होने जा रहा है, और ये उस समुदाय को भी शिक्षा की तरफ, मैंने कई मदरसों में गया है, वहाँ पर साइंस की भी पढ़ाई हो रही है, मैथ्स की भी हो रही है, अपनी धार्मिक पढ़ाई तो कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ ये पढ़ाई भी अब हो रही है, इंग्लिश में भी पढ़ाई हो रही है। तो वो सब चेंज हो रहा है अभी। लेकिन हाँ, कोई भी चेंज होता है जब भी देखते हैं तो कोई चेंज तुरंत नहीं होता, इट टेक्स टाइम। उसके परिणाम मुझे परिणाम आने में भी टाइम लगता है, और ये उन लोगों को समझाने में, बताने में भी समय लगता है। लेकिन अब वो समझ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप इसमें बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। वो भी मुख्य धारा से जुड़ेंगे, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, और प्राइमरी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में भी होगी, सेकेंडरी एजुकेशन साइंस की, मैथ्स की दी जा रही है। ये बदलाव की आवश्यकता है, और बदलाव ओवरनाइट नहीं हो सकता है, उसमें समय लगेगा। आप लोग प्रयासरत हैं, उन प्रयासों की हम सराहना करते हैं। सर एक बात बताइए कि शिकायत की आपने बात की, विशेष रूप से आपका जो आयोग है वो शिकायतों का निवारण करता है, तो कोई हेल्पलाइन नंबर इस तरह से आप लोगों ने जारी किए हों जहाँ पे शिकायत की? इसमें अभी हमने कोई वैसे जो एक नंबर है जो हमारे आयोग का नंबर है, वहाँ पर कोई भी चीज़ जानकारी ले सकता है। शिकायत उसमें रजिस्टर नहीं होगी, क्योंकि शिकायत रजिस्टर कराने के लिए एक फॉर्मेट होता है, उन्होंने अपनी शिकायत देनी है, उस फॉर्मेट के अंदर वो तब हम उसको रजिस्टर करते हैं, तब उसको हम शिकायत सुनते हैं। लेकिन जानकारी लेने के लिए एक नंबर है जो मैंने मेरे पास ये नंबर है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप लोग ये नंबर नोट कर सकते हैं यदि आपको किसी भी तरह की जानकारी शिकायत को लेकर के चाहिए कि किस तरह से आप शिकायत कर सकते हैं और किस किस प्रकार की शिकायत कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि शिकायत आपको लिखित में ही देनी पड़ती है, तो इसलिए फ़ोन पे आपकी शिकायत रजिस्टर नहीं की जाएगी, लेकिन जानकारी आपको ज़रूर इस नंबर से प्राप्त हो सकती है। तो आप नंबर नोट कर लीजिए। यदि आप देहरादून जनपद के हैं तो उसके लिए ये नंबर है, और बाकी जनपदों में आप समाज कल्याण अधिकारी जो होते हैं उनके पास ये जिम्मा होता है, तो उनके पास में आप फ़ोन पर या उनसे मिल करके ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। देहरादून के जो लोग हैं उनके लिए मैं नंबर बता देता हूँ। 0135 देहरादून शहर का कोड है और नंबर है 2781-201। आप एक बार पुनः नोट कर लें, 0135 ये जो देहरादून का कोड है और 278-1201। इस नंबर पर आप संपर्क करके जानकारी कम से कम ले सकते हैं कि किस तरह से शिकायत की जाए और आपकी क्या प्रॉब्लम है, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप कहां आकर के शिकायत कर सकते हैं। एक और नंबर आप नोट कर सकते हैं जो कि देहरादून का ही है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का मैंने पहले आपको नंबर दिया, ये निदेशालय का नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। 0135 ये देहरादून शहर का कोड है और 2780-122 ये लैंडलाइन नंबर है। ये निदेशालय का नंबर है, निदेशालय में भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इन दो नंबरों पर आप देहरादून के जनपद के जो लोग हैं वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाहर के लोग भी जानकारी, जो ये निदेशालय का नंबर है उसमें तमाम तरह की योजनाएं जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अभी बताई हैं, तो उन योजनाओं का लाभ आप किस तरह से उठा सकते हैं, उन योजनाओं के लिए आप पात्र हैं या नहीं हैं, इस तरह की कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप 0135-2780-122 इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाज कल्याण अधिकारी बाकी जो जनपद हैं उनमें ये अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की मौजूदगी नहीं होती है, तो वहाँ पर समाज कल्याण अधिकारी जो है इस कार्य को निष्पादित करते हैं, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनके पास में से जानकारी ली जा सकती है। सर, शिकायत की हम बात कर रहे हैं, तो मैं हमारे दर्शकों की ओर से आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि यदि मैं एक अल्पसंख्यक होने के नाते अपनी शिकायत लेकर के आता हूँ तो मुझे क्या करना है?
आप शिकायत लेके आने, हमारा जो ये अल्पसंख्यक जो कल्याण विभाग है जी, वहाँ पर हमारा एक यहाँ पर हेडक्वार्टर है, ऑफिस है जो अधोईवाला में है स्थित है। जी, वहाँ अल्पसंख्यक आयोग का भी ऑफिस वहीं पर है। जी, वहाँ पर आप आएँ, लिखित में शिकायत लाएँ अपनी, लिखित में शिकायत लाएंगे, एक उसके साथ एक एफिडेविट होता है वो ला कर दें और वो वहाँ पर आप जमा कराएं हमारे ऑफिस में जी, और वो उस पर सेम डे ही हम उस पर कार्रवाई देखते हैं कि किस तरह की शिकायत है। ये हो सकता है कि 1-2 दिन में निपट जाए और यदि हमें किसी अधिकारी को बुलाना है, समन करना है, कोई ऐसी शिकायत है तो हम उनको सम्मन करते हैं, वहाँ बुलाते हैं और फिर हम उसकी डेट फिक्स करते हैं। उसमें आपको भी बुलाया जाएगा, अधिकारी को भी बुलाया जाएगा और वहाँ पर आमने सामने बैठकर उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो जनरली मैंने देखा है 75-80% का सॉल्यूशन वहाँ पर निकल जाता है इस जगह। तो और ये जो मैंने अभी आपने जो नंबर बताए, मैं हम इसमें एक प्रयास हम और कर रहे हैं कि इसमें हम एक टोल फ्री नंबर भी जल्दी ही चालू करने वाले हैं, जिसमें कि आप टोल फ्री नंबर से भी ये सब जानकारी ली जा सकती है, जिसमें आपको इन नंबरों पे बात नहीं करनी पड़ेगी, आप टोल फ्री नंबर पे बात करेंगे। लेकिन अभी ये शुरू नहीं हुआ है, हमारा प्रयास है कि ये जल्द शुरू हो। हम ये सरकार से हमने इसकी सिफारिश कर रहे हैं और सरकार, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है, आज तक हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऑनलाइन का एक तो शिकायत का भी, और जो शिकायत मैंने जो भी आपको बताया कि अभी आपको वहाँ आके देनी पड़ रही है, उसके लिए भी हम सिफारिश करें कि वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जाए। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जो सभी अल्पसंख्यक भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए खुशी की बात है कि यदि आपकी कोई शिकायत है तो उसे अब ऑनलाइन के माध्यम से भी आप दर्ज करा सकेंगे, जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसके प्रयास किए जा रहे हैं और एक टोल फ्री हेल्पलाइन का नंबर भी जारी कर दिया जाएगा, जो कि डॉक्टर साहब प्रयासरत हैं और शीघ्र ही इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है। हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, बदलना चाहिए अपने को, और ऑनलाइन जब सारे काम होने चाहिए तो ये काम भी ऑनलाइन होना चाहिए। इसी में हमने एक, जो मैंने जब से अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है तो एक मैंने जन जानकारी अभियान भी चलाया, जिसमें मैंने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, उधर कुमायूं में उधम सिंह नगर में, उस जगह हमने सबको, अधिकारियों को भी बुलाया और वहाँ अल्पसंख्यक समाज के सदस्यों को भी बुलाया, समुदाय के लोगों को बुलाया। उनको हम सारी की सारी ये जानकारी उनकी जगह पर जाके दे रहे हैं। हम ये नहीं कि आप जानकारी यहीं से आकर लीजिए, हम वहाँ जाते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं उनका समाधान भी वहाँ पर हो जाता है और हम जानकारी देते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग कर क्या रहा है, जिससे कि पता तो हो लोगों को। बहुत लोगों को आयोग का मतलब ही नहीं पता कि आयोग है क्या। ये कार्यक्रम विशेष रूप से इसीलिए रखा गया है कि लोग जागृत हों, लोग समझें कि आयोग जो है, आयोग के पास बहुत पावर्स हैं, कोर्ट की पावर है। तो आयोग आपकी समस्या सुनने के लिए मैं कहूँगा 24 घंटे उपलब्ध है। ऑफिस के टाइमिंग्स तो जो भी हैं वो हैं, लेकिन अदरवाइज आप जब भी कभी मेरे पास आना चाहें आएँ और आपकी समस्या उसमें सुनी भी जाएगी। हाँ, रजिस्टर करने के लिए एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का हमें पालन करना है। लेकिन मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर समस्याओं का आयोग में आके निवारण हो जाता है। रोज ही आती हैं हमारे पास ये शिकायतें, तो रोज शिकायत आने का मतलब है कि आयोग काम कर रहा है। तभी सर बिल्कुल सही आपने कहा। और लोक कल्याण के लिए जब आयोग काम कर रहा है, आप लोगों के बीच जाते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिलती है? नहीं, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो एक तो लोग ये कहते हैं कि ये पहली बार हुआ है कि भाई आयोग आपके द्वार। मैंने कहा आयोग पहली बार हमारे पास आया है। मैंने कहा हम लोग तो वहाँ जाया करते थे, हमें इसका पता भी नहीं था कि आयोग क्या करता है। तो एक बड़ा उत्साहजनक वातावरण होता है और लोग उससे बड़े खुश हैं और बहुत से लोगों ने जो हमने उन्हें जानकारी दी है उसका उन्होंने लाभ भी उठाया। तो इसीलिए उससे हमें और भी उत्साह मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में सारे डिस्ट्रिक्ट हम कवर करें, सारे जिले कवर करें और सबको ये जो हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं अल्पसंख्यक। सर आपने ज़िलों को जोड़ने की बात की, सारे ज़िलों को कवर करने की बात की, तो उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति हम देखते हैं, हिली रीजन भी हैं, प्लेन्स भी हैं, तो शिकायतें ज़्यादा कहाँ से आती हैं? ज़्यादा जो हिली रीजन में से बहुत कम शिकायतें हैं। मतलब कई बार जब मैं हिली रीजन्स में गया तो वहाँ पर मैंने कहा भाई कोई शिकायत है, तो ना उन्हें पुलिस से शिकायत है ना अधिकारियों से शिकायत है। तो मुझे वहाँ जाके बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा ये सबसे शांत एरिया है और कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यदि शिकायत नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर सब चीज़ ठीक है। तो जनरली हिली रीजन से बहुत कम शिकायत आती है। ज़्यादातर शिकायतें हमारी
हरिद्वार, जी। देहरादून और उधम सिंह नगर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जी। हैं जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन अल्पसंख्यक समुदाय की भी ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, समस्याएं भी आती हैं, शिकायतें भी आती हैं। लेकिन मैं तो उस दिन को देखना चाह रहा हूँ, मेरा सपना वो है कि कहीं से कोई शिकायत ना आए और अल्पसंख्यक आयोग के गठन की जरूरत ही ना पड़े। मैं तो ये चाहूँगा कि इसका मतलब है सब चीज़ सब ठीक चल रही है, बिल्कुल, लेकिन लगेगा, समय लगेगा। जो ये इसकी शुरुआत ही इसलिए की गई थी क्योंकि धर्मनिरपेक्ष जो हमारी परंपरा है देश की, और मैं तो कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं तो इन चीज़ों की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए कि किसी को आप दूसरी दृष्टि से देखें। सबके लिए समान होना चाहिए। जी, समान। बल्कि हमारे अल्पसंख्यक समाज के लिए हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 29-30 में अपनी धार्मिक जो संस्थाएं बनाना, शिक्षा उसका अपने आप प्रबंध करना, उसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है। तो इसलिए ही ये संविधान में भी ये व्यवस्था की गई है कि हम अपने धर्म का प्रचार भी कर सकें। प्रसार करने तक की इजाज़त अनुच्छेद सेक्शन 25 में दी गई है। वो अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी धर्म का आदमी हो, चाहे हिंदू धर्म का है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, सबको अपने धर्म के अनुसार चलने की, उसको प्रैक्टिस करने की और इवन प्रचार करने की। मेरे धर्म में ये चीज़ है, प्रचार करने की भी, उसमें कन्वर्जन की इजाज़त नहीं है। प्रचार को आप कन्वर्जन से मत जोड़ दीजिए। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी पते की बात यहाँ पे कह दी। और आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों से आपने इतनी बातचीत की, उन्हें ये जानकारी प्रदान की कि अल्पसंख्यक आयोग किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से शिकायतों का निवारण वहाँ पर हो सकता है। इस कार्यक्रम में आने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का सरोकार कार्यक्रम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह अगले कार्यक्रम में फिर एक और किसी नए मेहमान के साथ में, किसी नए विषय के साथ में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।